हेलो दोस्तों, आपका स्वागत एक बार फिर डॉक्टर राजेश वर्मा के यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो का विषय है परामर्श और इसकी आवश्यकताएं। काउंसलिंग की क्या जरूरतें हैं, क्या आवश्यकताएं हमें पड़ती हैं, वो सब हम चर्चा करेंगे आज इस वीडियो में। पहले परामर्श का अर्थ। परा और मर्श। परा मतलब दूसरों से कुछ सलाह लेना। इस शब्द के अर्थ को आप समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको यह अर्थ समझ में आ गया तो परामर्श का अर्थ आप कभी नहीं भूलेंगे। परामर्श का अर्थ होता है कि व्यक्तिगत या मनोवैज्ञानिक समस्याओं का हल करने के लिए विशेषज्ञ द्वारा मदद और सलाह देना। इसमें मुख्य बिंदु यह है कि जो काउंसलिंग की जाती है वो किसी विशेषज्ञ द्वारा की जाती है, जो प्रोफेशनल होता है वो करता है। कोई ऐरा गहरा नत्थू खैरा काउंसलिंग नहीं कर सकता। वो केस को और बिगाड़ देता है, जो आजकल यहां हो रहा है। आमतौर पर मैं देखता हूं कि जो साधारणतः मनोशास्त्र में पीजी कर लेते हैं और अपनी एक शॉप खोल के बैठ जाते हैं और वो लोगों के मनोशास्त्रीय जो क्षेत्र है उसके साथ खिलवाड़ करते हैं और जो कई बार घातक भी साबित हुआ है। काउंसलिंग एक प्रोफेशनल प्रोफेशन है जिसमें जो काउंसलर होता है वो पूर्ण रूप से एक्सपर्ट होता है, एक्सपीरियंस होता है और स्किल्ड होता है। तभी वो व्यक्ति किसी को काउंसलिंग का सेशन दे सकता है। काउंसलिंग में हम किसी को पेशेंट नहीं कहते, बीमार व्यक्ति नहीं कहते, कोई ग्राहक नहीं कहते, उसे मुवक्किल कहा जाता है जो सहायता के लिए पैसा देता है। काउंसलिंग में मुवक्किल को स्वयं के जीवन एवं विचारों को समझने और स्पष्ट करने में मदद करना तथा उसके द्वारा निर्धारित लक्ष्यों तक पहुंचने में सार्थक और उचित विकल्पों को चुनने के साथ साथ संवेगात्मक तथा पारस्परिक समस्याओं को हल करने में मदद करना। व्यक्ति अपने जीवन से संबंधित चुनौतियों को, समस्याओं को समझ नहीं पाता है। जो उसने लक्ष्य बनाए हैं वो किस तरह से उन लक्ष्यों तक पहुंचे, उसमें उसको कुछ समस्याएं उत्पन्न होती हैं और इन समस्याओं में योगदान देती है उसके संवेग। ये सारी चीजें मिलकर जो व्यक्ति को मानसिक रूप से परेशान करने लगती हैं, तो उस समय आवश्यकता पड़ती है परामर्श की। और उस स्थिति में प्रोफेशनली अगर किसी व्यक्ति को सलाह दी जाए या मदद की जाए तो उसको कहा जाएगा कि उसकी काउंसलिंग की गई, काउंसलिंग सेशन लिया गया, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति अपने द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल हो पाता है। परामर्श किसी पेशेवर यानी प्रोफेशनल और मुवक्किल, अंग्रेजी में हम क्लाइंट कहते हैं, के बीच एक स्वैच्छिक एवं परस्पर बातचीत की प्रक्रिया होती है। वॉलेंटरी एंड म्यूचुअल कम्युनिकेशन। फेस टू फेस जब व्यक्ति बैठते हैं तो उन दोनों के बीच में आपस में एक कम्युनिकेशन होता है, एक संचार होता है, बातचीत होती है। याद रखना, यहां पर मुवक्किल का स्वैच्छिक स्वयं की इच्छा से काउंसलर की मदद लेना होता है। अगर काउंसलिंग स्वैच्छिक नहीं है, किसी ने उसको रेफर किया है, तो पूरी संभावना है कि ऐसा सेशन सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। काउंसलिंग में क्या होता है, मुवक्किल को स्वयं को जानने और संतुष्टि के साथ जीने के तौर तरीकों और साधनों की खोज करने का अवसर प्रदान किया जाता है। इसमें काउंसलिंग को कोई समाधान नहीं दिया जाता, उसको समाधान खोजने में एक्सपर्ट बनाया जाता है। उसकी मदद इस रूप में की जाती है कि किस प्रकार से वो व्यक्ति अपने जीवन से संबंधित आने वाली समस्याओं या चुनौतियों से निपटने में कैसे परिपूर्ण हो सके। कार्ल रोजर्स, जिन्होंने क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी का आविष्कार किया, वो ये कहते हैं कि परामर्श का मतलब यह नहीं है कि किसी व्यक्ति की विशिष्ट समस्या हल हो सकती है। काउंसलिंग के अंदर किसी भी इंडिविजुअल की कोई स्पेसिफिक अगर प्रॉब्लम है
उसको सोल्व नहीं किया जाता। तो क्या किया जाता है इसमें? परामर्श प्रक्रिया को व्यक्ति की समस्या से संबंधित स्पष्ट अंतर्दृष्टि प्राप्त करने और आत्मविश्वास प्राप्त करने में काउंसलिंग की मदद करनी चाहिए। यह है मुख्य बात। अर्थात काउंसलिंग में किसी व्यक्ति की जो काउंसलिंग के लिए आया है, उसकी कोई विशिष्ट समस्या अगर वो लेकर आया है, उसका समाधान नहीं किया जाता। उसके अंदर आत्मविश्वास को जगाया जाता है। उसके अंदर छिपी हुई जो ताकत है, स्वयं की समस्या समाधान की एबिलिटी है, उसको चिंगारी दी जाती है। उसके सेल्फ एस्टीम को, उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस को इंप्रूव किया जाता है। जब व्यक्ति का सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस इंप्रूव होने लगता है, तो वो धीरे धीरे चुनौतियों से निपटने में भी स्वचालित रूप से सक्षम होने लगता है। और यही तो उद्देश्य है परामर्श का। परामर्श एक अधिगम उन्मुख प्रक्रिया होती है, लर्निंग ओरिएंटेड प्रोसेस। इसमें लर्निंग किसकी होती है? काउंसलिंग की या काउंसलर की? आपने बिल्कुल सही बताया, इसमें दोनों की लर्निंग होती है। काउंसलर भी सीखता है, काउंसलर भी सीखता है, लेकिन अपने अपने परिदृश्य से, पर्सपेक्टिव से दोनों सीखते हैं। यह प्रक्रिया एक सरल सामाजिक वातावरण में पूरी की जाती, जिसमें परामर्शदाता जो काउंसलर है, प्रासंगिक मनोशास्त्रीय कौशल और ज्ञान में पेशेवर रूप में सक्षम होता है। उचित तरीकों से जो ग्राहक है, मुवक्किल है, उसकी मदद करता है, उसकी सहायता करता है। और सहायता किस बात में करता है? समस्या समाधान में नहीं, किसमें? उसके आत्मविश्वास को बढ़ाने में, उसके आत्मसम्मान को बढ़ाने में, उसकी स्वयं की जो पोटेंशियल पावर है, एनर्जी है, जो साइकोलॉजिकल क्षमता है, उसको बढ़ाने में उसकी मदद करता है, जिसके फलस्वरूप वह समस्याओं का स्वयं ही समाधान खोजने लगता है। परामर्श के लिए कुछ आवश्यक शर्तें होती हैं, कुछ कंडीशंस होती है काउंसलिंग के लिए। अर्थात अगर ये शर्तें पूरी हो तभी काउंसलिंग शुरू की जा सकती। लेकिन घबराना नहीं, ये कोई इतनी बड़ी शर्तें नहीं है जहां पर व्यक्ति को अपनी किडनी देनी पड़ती हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। इनमें कुछ एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना होता है काउंसलिंग के लिए। तो वो कुछ शर्तें हम डिस्कस करते हैं आपके साथ। सबसे पहली बात, काउंसलिंग को स्वैच्छिक होना चाहिए। जब काउंसलिंग चाहे कि उसको काउंसलिंग की जरूरत है, तभी काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो सकती है, जबरदस्ती शुरू नहीं हो सकती। काउंसलिंग को इस बात का एहसास होना चाहिए, उसको किसी प्रोफेशनल की मदद की आवश्यकता है। जिस प्रकार से व्यक्ति जब बीमार होता है शारीरिक रूप से, तब वो स्वयं इस बात को अनुभव करता है कि अब उसे फिजिशियन के पास जाने की आवश्यकता है, तब जाकर वो फिजिशियन के पास जाता है। सेम कंडीशन इज अप्लाइड इन काउंसलिंग। काउंसलिंग को इस बात की आवश्यकता अनुभव हो कि अब उसे एक प्रोफेशनल से मदद की आवश्यकता है। और ये तब अनुभव व्यक्ति को होता है जब उसको काउंसलिंग के बारे में साइंटिफिक रूप से ज्ञान हो। अब तीसरी शर्त है, जो काउंसलिंग को परामर्श यानी काउंसलिंग टेक्निक और जो काउंसलर है उसके ऊपर संपूर्ण विश्वास होना चाहिए। जिस प्रकार हमें डॉक्टर के ऊपर पूरा विश्वास होता है कि ये हमारे जो मर्ज है, जो परेशानी है, जो बीमारी है, उसका इलाज करने में सक्षम है, तभी हम वहां जाते हैं। इसी प्रकार से काउंसलिंग टेक्निक पर और काउंसलर पर काउंसलिंग को संपूर्णता में विश्वास होना चाहिए। अब परामर्शदाता को, जो काउंसलर है, उसको ट्रेन हो, पूर्ण रूप से कैपेबल हो, एक्सपीरियंस्ड हो, स्किलफुल हो, तभी व्यक्ति एक संपूर्ण काउंसलर बन सकता है। मात्र डिग्री और डिप्लोमा कर लेने से कोई व्यक्ति काउंसलर नहीं बनता है, जो आजकल यहां हो रहा है। कोई भी पीजी जिसने कर ली है मनोशास्त्र में या कोई डिप्लोमा कर लिया, वो काउंसलर बन गया है। ना स्किल है, ना अनुभव है। परामर्श के लिए सौहार्दपूर्ण संबंध का होना अति आवश्यक होता है। इस सौहार्दपूर्ण संबंध को अंग्रेजी में रैपट बोलते हैं।
जब काउंसलर के पास आता है अपनी समस्या को लेकर के, तो उस समस्या के समाधान से पहले काउंसलर और काउंसलिंग के बीच में एक बहुत ही सौहार्दपूर्ण संबंध बनना चाहिए। एक ऐसा रिलेशन बनना चाहिए जिसमें काउंसलिंग अपने जीवन से संबंधित अपनी पर्सनल बातें उस काउंसलर के साथ शेयर कर सके, खुल के शेयर कर सके, और शेयर करते वक्त उसको ये भरोसा हो कि जो बातें मैं शेयर कर रहा हूं काउंसलर के पास, ये बातें बिल्कुल पूर्ण रूप से सुरक्षित रहेंगी, कहीं बाहर नहीं जाएंगी। और ये तभी व्यक्ति शेयर करता है जब दोनों के बीच में एक प्रकार का एक संबंध बन जाता है। सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए अनुकूल वातावरण होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि काउंसलिंग को आप किसी पेड़ के नीचे बैठकर या चलते हुए कार में या बाइक पे आप कर दो, नहीं। काउंसलिंग के लिए एक इन्वायरमेंट होना चाहिए, कंडीसिव इन्वायरमेंट। ऐसा इन्वायरमेंट जिसमें काउंसलिंग अपने आप को सेफ महसूस कर सके, जिसमें उसको इस बात का पूरा भरोसा हो कि जो बातें मैं आज यहां शेयर कर रहा हूं वो पूर्ण रूप से गुप्त रखी जाएंगी, और ये जो एनवायरनमेंट है ये सक्षम है मुझे सक्षम बनाने के लिए। तो काउंसलिंग के मन में यह विचारधारा उत्पन्न करने के लिए एक वातावरण तैयार किया जाना चाहिए। व्यक्तिगत सह व्यवसायिक संबंध के लिए पारस्परिक सम्मान होना चाहिए। ये देखिए, जो संबंध की मैं बात कर रहा था, काउंसलिंग और काउंसलर के बीच में एक सौहार्दपूर्ण संबंध होता है। ये जो संबंध है इसके दो पहलू होते हैं। एक पहलू तो ये है कि ये संबंध व्यक्तिगत होता है और साथ साथ में ये प्रोफेशनल भी होता है। व्यक्तिगत इसलिए कि काउंसलर के साथ अपने जीवन संबंधी उन बातों को शेयर करते हैं जिनको उन्होंने आज तक किसी के साथ शेयर नहीं किया है, यानी कि प्योर पर्सनल डिस्कशन होता है। व्यक्तिगत तो इसलिए होगा। प्रोफेशनल इसलिए है कि जो काउंसलर है वो ट्रेंड है, उसका वो प्रोफेशन है, व्यवसाय है, और उसके लिए काउंसलिंग उसको फीस देता है, पे करता है। तो ये बड़ा अजीब सा रिश्ता है जिसमें व्यक्तिगत पहलू भी आता है और व्यावसायिक पहलू भी आता है। इसीलिए इस संबंध को व्यक्तिगत सह व्यावसायिक संबंध कहा गया है। और एक ये नाजुक संबंध होता है और इस संबंध को दोनों को परिपूर्णता में निभाना होता है, तभी काउंसलिंग संपूर्ण मानी जाती है। अब परामर्श की कुछ विशेषताएं, यानी सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ काउंसलिंग। काउंसलिंग की प्रक्रिया दो व्यक्तियों से संबंधित होती है। कम से कम दो व्यक्ति चाहिए काउंसलिंग। कौन कौन? जिसको जरूरत है काउंसलिंग की, किसको काउंसलिंग कहते हैं, और एक काउंसलर जो प्रोफेशनल है वो। परामर्श में परामर्शदाता और काउंसलिंग का आमने सामने होना आवश्यक हो। दोनों को फेस टू फेस होना बहुत जरूरी है, चाहे फिजिकली फेस टू फेस हो या आजकल वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी फेस टू फेस हो। लेकिन फेस टू फेस होना क्यों जरूरी है, ये प्रश्न आपकी तरफ से आ सकता है। इसीलिए जरूरी होता है कि जब काउंसलिंग अपने विचार प्रकट कर रहा होता है तो उन विचारों के साथ साथ उसके चेहरे पर उसके मनोभाव भी दिखाई देते हैं, जिन्हें काउंसलर को बड़ी कीन ऑब्जर्वेशन के साथ नोट करना होता है। इसीलिए फेस टू फेस होना अति आवश्यक माना जाता है काउंसलिंग में। आजकल टेली काउंसलिंग भी चल रही है, टेलीफोनिक काउंसलिंग, जिसमें व्यक्ति पूर्ण रूप से पर्दे के पीछे रहता है, उसका चेहरा दिखाई नहीं देता है। वैसी स्थिति में काउंसलर को केवल उसके द्वारा बताई गई बातों पर ही विश्वास करना पड़ता है। उन्हीं बातों के आधार पर ही काउंसलिंग करनी पड़ती है। उसमें कई समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। हो सकता है कि जो सामने वाला टेलीफोन पर हो वो पूर्ण रूप से सच्चाई नहीं बखान कर रहा हो, उसके चेहरे पर भाव कुछ और है और बातें कुछ और कर रहा है, ऐसा हो सकता है। और पीछे ऐसा हुआ है। परामर्शदाता एक प्रशिक्षित व्यक्ति होने के नाते अपने कुशल पूछताछ के माध्यम से काउंसलिंग के जीवन में समस्या और उसके महत्व का पता लगाता है। जब काउंसलर के पास आता है तो उस समय एक इंटरव्यू होता है जिसको काउंसलिंग इंटरव्यू कहा जाता है। उस इंटरव्यू में काउंसलिंग से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं और वो प्रश्न भी
सटीक होने चाहिए। वो प्रश्न वही व्यक्ति पूछ सकता है जो काउंसलिंग टेक्निक में माहिर हो। स्किलफुली ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए कि काउंसलिंग से उसके पर्सनल जो उसकी समस्याएं हैं उनको भी निकलवाया जा सके, साथ साथ में उन प्रश्नों से उसके आत्मसम्मान को ठेस भी ना पहुंचे। तो इतनी चतुराई से, दक्षता से प्रश्न पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों को तैयार किया जाता है और वो वही तैयार कर सकता है जो उसमें प्रवीण हो, दक्ष हो। परामर्श मार्गदर्शन प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग होता है। जब गाइडेंस की आवश्यकता होती है स्टूडेंट्स को या किसी को भी, उसके अंदर भी काउंसलिंग अपनी एक अहम भूमिका निभाती है। परामर्श एक अधिगम उन्मुख प्रक्रिया होती है। ये इसका विशेष कैरेक्टरिस्टिक्स है। लर्निंग ओरिएंटेड प्रोसेस, जिसमें दोनों सीखते हैं, काउंसली और काउंसलर, और दोनों के सीखने का परिप्रेक्ष्य है वो अलग अलग होता है। परामर्श व्यक्तियों की व्यवहार संबंधी समस्याओं को सुलझाने में मदद करता है, जिसमें संवेदनाएं और प्रेरणा प्रमुख कारक होते हैं। व्यक्ति के अंदर बहुत सारी शक्ति छिपी हुई होती है। शक्ति के साथ साथ बहुत सारे मनोवैज्ञानिक कारक भी व्यक्ति के व्यवहार के साथ कार्य करते हैं। एक इमोशंस, एक प्रेरणा जिसकी हम बात करेंगे। जब व्यक्ति किसी प्रकार की कोई समस्या से घिर जाता है तो उस समय उसकी संवेदनाएं, उसके संवेग उस समस्या के साथ इंटरफेयर करते हैं और बहुत बार उस समस्या को और गंभीर बना देते हैं। और साथ साथ में जब समस्या गंभीर होने लगती है तो उसी अनुपात में या उससे ज्यादा व्यक्ति के अंदर प्रेरणा की कमी दिखाई देने लगती है, मोटिवेशन की कमी दिखाई देने लगती है। काउंसलर क्या करता है? उन समस्या से उत्पन्न कुछ संवेग और जिसके कारण से प्रेरणा क्यों कम हुई, इन दोनों विषयों पर ध्यान देता है और फिर इन दोनों के साथ साथ उसकी जो समस्याएं हैं उनको सुलझाने के लिए उसके अंदर उसका जो आंतरिक छिपी हुई शक्ति है उसको उभारने में मदद करता है। जब व्यक्ति प्रेरणा से ओतप्रोत होने लगता है और जब उसके संवेग एक सकारात्मक दिशा में चलने लगते हैं तो यह समझ लेना चाहिए कि व्यक्ति के अंदर की शक्ति जागृत हो रही है, उसको अंतर्दृष्टि उसके अंदर उत्पन्न हो रही है, वो आशावादी होता जा रहा है, सकारात्मक सोच उसमें उत्पन्न हो रही है। तो जब व्यक्ति के अंदर इस प्रकार के भाव जगने लगे तो समझ लेना चाहिए कि व्यक्ति अपनी समस्याओं से निपटने में सक्षम हो चला है। परामर्श उन अक्षमताओं और कमजोरियों पर काबू पाने या उनसे बाहर निकालने में व्यक्तियों की मदद करता है जो उनकी सीखने की प्रक्रिया के रास्ते में बाधा बनते हैं। जब भी किसी चीज को हम सीखने लगते हैं और अगर हमें किसी प्रकार की मानसिक समस्या है तो क्या होगा कि हमारे अंदर कुछ कमजोरियां उत्पन्न होने लगती हैं, हमारी जो कैपेबिलिटी है वो धीरे धीरे कम होने लगती है, तो हम चीजों को सही मायने में सीख नहीं पाते। तो कुछ कमजोरियां, कुछ बाधाएं उस सीखने में अपनी टांग अड़ाने लगती हैं। तो काउंसलर क्या करता है? व्यक्ति को इतना सक्षम बना देता है कि जो वो बाधाएं और वो कमजोरियां उसके सीखने में जो टांग अड़ा रही थी उस टांग को काट के फेंक दे। कहने का अर्थ यह है कि उन बाधाओं को वो पार पा ले। परामर्श एक प्रकार की शैक्षिक और व्यावसायिक सेवा होती है। शैक्षिक का मतलब शिक्षा से संबंधित, व्यावसायिक का मतलब व्यवसाय से संबंधित, यानी काउंसलिंग दोनों क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों को भी काउंसलिंग की आवश्यकता पड़ती है और जो व्यक्ति कुछ व्यवसाय करते हैं, चाहे वो अपना स्वयं का व्यवसाय करते हो, चाहे वो कोई जॉब कर रहे हो, कोई नौकरी वो कर रहे होते हैं, तो वहां पर भी काउंसलिंग की आवश्यकता पड़ती है। और आज के समय में तो काउंसलिंग का दायरा दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। लोगों को ये जानकारी होने लगी है, अवेयरनेस होने लगी है कि काउंसलिंग की जरूरत है।
काउंसलिंग साक्षात्कार आधारित होती है, इंटरव्यू बेस्ड। जब फेस टू फेस व्यक्ति बैठते हैं तो प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रश्नों के जवाब दिए जाते हैं। जवाब देते वक्त काउंसलिंग के हाव भाव कैसे हैं वो भी नोट किए जाते हैं। परामर्श में व्यक्ति को अपनी समस्या को समझने और हल करने का अवसर प्रदान करने का प्रयास किया जाता है। उसको ये सलाह दी जाती है, उसकी ये मदद की जाती है कि जो समस्या आप अपनी समझ रहे हैं, इस समस्या को निपटने में आप स्वयं पूर्ण रूप से सक्षम हैं। अब बात करते हैं कि परामर्श की आवश्यकता ही क्यों होती है। हालांकि इस मुद्दे पर हम बहुत गहराई से चर्चा कर चुके हैं। बार बार मैंने इस बात पर चर्चा की है कि वाई वी नीड काउंसलिंग, लेकिन फिर भी कब ये पता चले कि में काउंसलिंग की आवश्यकता है? जब किसी व्यक्ति को अपनी समस्याओं का समाधान करना मुश्किल हो जाता है। बार बार कुछ ऐसी समस्याएं उत्पन्न उसमें हो रही हैं जिसकी सॉल्यूशन उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। तब व्यक्ति को काउंसलिंग की आवश्यकता होती है। बदले हुए वातावरण के साथ अनुकूलन और समायोजन के लिए जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, शिफ्ट होते हैं या एक इंस्टीट्यूट से दूसरे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हैं या अपनी जगह बदलते हैं, तो हमारा तीनों प्रकार का वातावरण, चाहे वो सामाजिक हो, मनोशास्त्रीय वातावरण हो या फिजिकल वातावरण हो, वो बदल जाता है। बदलते हुए वातावरण के साथ हमें अनुकूलन एंड समायोजन करना होता है। बहुत से व्यक्ति ऐसा करने में अपने आप को असक्षम पाते हैं या वो परेशानी से घिर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो उस समय भी काउंसलिंग की आवश्यकता होती है। जब किसी व्यक्ति को पेशेवर मदद की आवश्यकता हो, जब प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट हो, उसको लगने लगे कि मेरी जो समस्याएं हैं इसमें मुझे निपटने के लिए किसी न किसी प्रोफेशनल की आवश्यकता है ही है, तब काउंसलिंग की आवश्यकता पड़ती है। परस्पर सीखने से समस्या संबंधी अंतर्दृष्टि प्राप्त करना। जब हमें यह लगने लगे कि हमें कुछ सीखने की आवश्यकता है और वो भी किसी के साथ बैठकर, और किसी के साथ मतलब वो व्यक्ति जो स्किलफुल हो, जो एक्सपर्ट हो, कि हो सकता है अगर मैं किसी के साथ बैठूं तो मुझे कुछ अपनी समस्या संबंधित, अपने जीवन संबंधित कुछ अंतर्दृष्टि प्राप्त हो, कुछ इंसाइट प्राप्त हो, ताकि मैं जीवन में आने वाली चुनौतियों से परिपूर्णता से निपट सकूं। तो भी परामर्श की आवश्यकता होती है। व्यक्तिगत क्षमता की पहचान और विकास के लिए कई बार हम हमारे अंदर छिपी हुई क्षमता को भूल बैठते हैं। उसको कैसे पहचाने, कैसे उसका विकास करें? अर्जुन के साथ यही हुआ, वो अपने अंदर क्षमता को वो भूल गया, तो भगवान श्री कृष्ण को बीच में आना पड़ा उसको उसकी क्षमता को याद दिलाने के लिए। रामायण में भी एक ऐसे ही वाक्य आता है, जब सीता माता को खोजने के लिए समुद्र पार करने की आवश्यकता होती है, तो ये ढूंढा जाता है कि कौन व्यक्ति सक्षम है, और सभी की उंगली टिकती है वीर हनुमान पर। वो अपनी क्षमता को भूल जाते हैं। उस समय उनके अंदर क्षमता थी, फिर जो उसकी आर्मी के जो लोग थे, जो बंदर थे, जो और भी बहुत सारे लोग उस सेना में, वो सारे मिलकर हनुमान को उसकी क्षमता का एहसास दिलाते हैं, और उसका परिणाम यह होता है कि हनुमान जी समुद्र को लांग कर लंका चले जाते हैं। मेरे कहने का मतलब यह आया नहीं है कि काउंसलर भी काउंसली को इतना सक्षम बना देता कि वो समुद्र को लांग ले, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं। मेरे कहने का यहां पर यह है कि जो क्षमता व्यक्ति के अंदर होती है, उस क्षमता को पहचान करने में काउंसलिंग की मदद की जाती है। उसको विकास कैसे किया जाए, इसमें भी उसकी मदद की जाती है। व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रेरित करना, मोटिवेशन, कि आप सेल्फ डिपेंडेंस कैसे बना जाए, उस स्थिति में भी काउंसलिंग की आवश्यकता होती है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप में स्वतंत्र होता है। उसके अंदर इतनी क्षमता है कि वो स्वतंत्र रूप से अपना जीवन यापन सुखी से व्यतीत कर सके। लेकिन कई बार कुछ परेशानियां इस प्रकार से उत्पन्न होने लगती हैं
कि व्यक्ति अपने आप को अकेला, निराशा से भरा हुआ, अवसाद से ग्रसित पाता है और ये सोच समझने लगता है, ये अनुभव करने लगता है कि उसका तो अकेला रहना, स्वतंत्र रूप से जीवन यापन काफी कठिन है। जब इस प्रकार की भावना व्यक्ति में उत्पन्न होने लगे, तो समझ लेना चाहिए कि उसको काउंसलिंग की जरूरत है। मनोशास्त्रीय संसाधनों का इष्टतम उपयोग, जो आपके साइकोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं, अटेंशन है, परसेप्चुअल एबिलिटी है, इंटेलिजेंस है, आपकी मेमोरी है, एप्टीट्यूड है, आपका एटीट्यूड है, थिंकिंग प्रोसेस है, रैशनल थिंकिंग है, बहुत सारे जो आपके साइकोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं, जिनको हम मनोशास्त्रीय संसाधन कहते हैं, उनका ऑप्टिमल प्रयोग किस प्रकार से किया जाए, उस समय भी परामर्श की आवश्यकता होती है। व्यक्तिगत समस्याओं का निदान और विश्लेषण, डायग्नोसिस करना। हमें पता है कि हमें परेशानी है, लेकिन क्या परेशानी है ये क्यों बार-बार उत्पन्न होती है? क्यों एक ही बात मेरे दिमाग में, मस्तिष्क में बार-बार रेजोनेट होती रहती है? वो दिमाग से निकलती क्यों नहीं है? किस प्रकार की परेशानी है? ये जानना व्यक्ति के बस की बात नहीं होती। इसको डायग्नोस कौन कर सकता है? एक प्रोफेशनल काउंसलर ही कर सकता है। जब ये डायग्नोस कर सकता है कि ये व्यक्ति इस समस्या से घिरा हुआ है, क्योंकि उस समस्या की उस समय पहचान हो जाती है, फिर उसका विश्लेषण करना और उसके सॉल्यूशन में मदद करना, उस समय भी परामर्श की आवश्यकता होती है। जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता के लिए, अब जरूरतमंद किस प्रकार का, कैसी जरूरत? हम फिजिकल नीड्स की बात नहीं कर रहे हैं यहां पर, साइकोलॉजिकल रिक्वायरमेंट की मैं बात कर रहा हूं। जो मनोशास्त्रीय रूप से अपने आप को यह समझने लगे कि मुझे जरूरत है, साइकोलॉजिकल रिक्वायरमेंट है, तभी परामर्श की आवश्यकता वहां पर होती है। स्व स्वीकृति में व्यक्ति की मदद करना, सेल्फ एक्सेप्टेंस। बहुत बार ऐसा होता है कि जो हमें मानसिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं, उनका कारण होता है कि हम स्वयं को ही एक्सेप्ट या स्वीकार नहीं कर पाते हैं। जो व्यक्ति स्वयं को ही स्वीकार नहीं कर पाता है, वो दूसरों को क्या स्वीकार करेगा? जो व्यक्ति स्वयं से ही प्रेम नहीं कर पाता है, वो दूसरों से क्या प्रेम करेगा? जब व्यक्ति पर स्वयं पर ही विश्वास नहीं होता है, तो दूसरों पर क्या विश्वास करेगा? कभी हमें हमारी हैंड राइटिंग वो हमें स्वीकार नहीं होती है, कभी हमें अपना चेहरा स्वीकार नहीं होता है, कभी अपने ड्रेस, स्वयं की पहनी हुई ड्रेस स्वीकार नहीं होती है, कभी हमें हमारे हाइट स्वीकार नहीं होती है, यानी हमारे सेल्फ एक्सेप्टेंस में ही समस्या उत्पन्न होती है। उस स्थिति में परामर्श की आवश्यकता होती है, और जो काउंसलर होता है, वो अगर एफिशिएंट काउंसलर है, तो व्यक्ति को इतना सक्षम बना देता है कि व्यक्ति अपने आप को स्व स्वीकृति देने लगता है। और जब व्यक्ति अपने आप को स्व स्वीकृति देने लगता है, सेल्फ एक्सेप्टेंस वो करने लगता है, उस समय उसके अंदर ना आत्मविश्वास की कमी रहती है, ना उसके अंदर आशावाद की कमी रहती है, और ना उसके अंदर साइकोलॉजिकल रिसोर्सेज की कमी रहती है। अर्थात व्यक्ति संपूर्णता में सक्षम हो जाता है। अब परामर्श से पहले कुछ आवश्यक तत्व होते हैं। पहला है जी तदनुभूति, अंग्रेजी में इसको एम्पैथी बोलते हैं। तदनुभूति और सहानुभूति में एक आधारभूत अंतर होता है। सहानुभूति में क्या होता है कि जब हम किसी की, दूसरे की समस्याओं को देखें और उसको समझ लें, तो वो सहानुभूति है, फिर उसी के अनुसार व्यवहार करें। लेकिन तदनुभूति में क्या है? दूसरे के संवेगों और भावनाओं को समझना और उनको अनुभव भी करना, एक्सपीरियंस भी करना, वो तदनुभूति। एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं। सपोज कीजिए कि कोई व्यक्ति, एक छोटा सा बच्चा रोड पर खड़ा हुआ रो रहा है। अगर आप उसके रोने को देख कर, अरे यार बेचारा कितना परेशान है, पता नहीं इसकी मां कहां चली गई है, और चलो बेटा मैं आप लो टॉफी खा लो, तुमको रोना नहीं चाहिए, अगर ऐसा हम व्यवहार करते हैं, वो सहानुभूति। तो हमें व्यवहार कैसा करना चाहिए, ये मैं नहीं कह रहा। अगर हम, वो बच्चा रो रहा है और उसके रोने को देख करके आप अपने मन में भी अनुभव करते हैं कि अगर मैं भी किसी स्थिति में ऐसा रहा होता तो मेरे साथ क्या कार गुजर रही होती, आप उसके दुख और दर्द को आप अनुभव भी कर रहे हैं, देख तो रहे हैं, समझ तो रहे हैं, उस समय आप तदनुभूति दिखा रहे हैं। परामर्श का, काउंसलिंग का, काउंसलर के अंदर तदनुभूति होनी चाहिए। जो
क्लाइंट उसके सामने बैठा है, उसके भावों को, संवेगों को समझे और उनको अनुभव भी करे, क्योंकि जब तक हम संवेगों और भावों को अनुभव नहीं कर पाएंगे, हम उसकी मदद नहीं कर पाएंगे। यानी कि हमें मैकेनिकल नहीं होना है, हमें ह्यूमनिस्टिक होना है, मानवतावादी होना है, क्योंकि मानव की समस्याएं, मानव के चैलेंज को हम जब तक समझने के साथ साथ अनुभव नहीं करते हैं, हम उसके समाधान में उसकी मदद नहीं कर पाएंगे। सामंजस्य, कॉन्ग्रुएंस, इसका अर्थ क्या है कि परामर्शदाता को अपने भावों और दृष्टिकोण में विशुद्ध होना, जुनून होना। जब कोई व्यक्ति आपके सामने कोई अपनी पर्सनल व्यक्तिगत बातों को शेयर करता है, तो वो आप पर एक भरोसा करता है, तो उस भरोसे में एक आशा उसके अंदर होती है आपके प्रति। उस आशा पर और उस भरोसे पर खरा उतरने के लिए व्यक्ति को विशुद्ध जुनून होना चाहिए। काउंसलर को मैं बात कर रहा हूं। जब व्यक्ति अपनी अप्रोच में जुनून होता है, तो एक स्वचालित रूप से दोनों के बीच में एक बहुत ही सौहार्दपूर्ण सामंजस्य स्थापित हो जाता है, जिसे हम कॉन्ग्रुएंस कहते हैं। और जब सामंजस्य स्थापित होता है, तो वो संबंध जिनकी मैं बात कर रहा था, व्यक्तिगत और व्यावसायिक संबंध के बीच में एक डोर जुड़ी होती है, जिसे हम सौहार्दपूर्ण संबंध कहते हैं, वो उत्पन्न होने लगते हैं। जब व्यक्ति जुनून होता है, तो सामने बैठने वाला भी ये अनुभव करने लगता है कि व्यक्ति बड़े ध्यान से और बिल्कुल विशुद्ध रूप से मेरी बातों को सुन रहा है और मेरी मदद करने में सक्षम है। ये आपके भाव से, काउंसलर के चेहरे पर कुछ भाव उत्पन्न होते हैं, उन भावों को देखकर सामने वाला भी समझ जाता है, क्योंकि वो भी इंसान है, उसके पास भी इंटेलिजेंस है, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है, तो उसको भी इस बात का अनुभव होना चाहिए, उसको भी ये महसूस होना चाहिए कि सामने जो काउंसलर बैठा है वो एक जेन्युइन व्यक्ति है। और जब इस प्रकार का विश्वास बनने लगे, तो ये समझ लेना चाहिए कि कॉन्ग्रुएंस स्थापित होने लगा है। कॉन्ग्रुएंस या सामंजस्य एक महत्वपूर्ण योगदान देता है काउंसलिंग प्रक्रिया को सफल होने में। और तीसरा जो तत्व है, अशर्त सकारात्मक सम्मान, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। कार्ल रोजर्स कहते हैं कि अशर्त सकारात्मक सम्मान का अर्थ है मुवक्किल की दायित्व से देखभाल करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी से उसकी केयर करना, लेकिन अधिकार की भावना से नहीं, और न ही इस तरह कि चिकित्सक स्वयं की जरूरत पूरी करता हो। इसको मैं एक्सप्लेन करूं एग्जांपल से। इसका मतलब है कि मुवक्किल की एक पृथक व्यक्ति के रूप में देखभाल करना, जिसमें उसके स्वयं के संवेग और भावनाएं सम्मिलित हो। बहुत बार यह देखा गया है कि जब हम किसी फिजिशियन के पास जाते हैं, तो हमसे वो पूछता है कि बताइए क्या हुआ। केवल उस समय पूछते वक्त ही वो हमसे नजर मिलाता है, और जैसे ही व्यक्ति अपने सिम्टम्स को बताने लगता है, वो उसी समय उन सिम्टम्स को सुनते सुनते ही एक पर्चा बनाने लगता है दवाई का। और जैसे ही व्यक्ति के सिम्टम्स बताने खत्म होते हैं, तो उस पर्चे पर पेन चलना बंद हो जाता है और कहता है कि ये दवाई ले लो, आप 5 दिन बाद फिर आओ। काउंसलिंग में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इसमें अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड दिया जाता है, उस व्यक्ति की संपूर्णता में देखभाल की जाती है, उसको समझा जाता है, उसके विचार, उनके भावों को पूर्ण रूप से सार्थकता से समझा जाता है, सुना जाता है। उसके बाद से प्रश्न भी किए जाते हैं। उन उत्तरों के दौरान जो उसके चेहरे पर जो भाव आते हैं, उन पर भी एक कीन नजर डाली जाती है। तब जाकर सामने वाला व्यक्ति ये समझने लगता है कि मेरा सम्मान किया जा रहा है। वो किस ड्रेस में आया है, वो क्या भाषा बोल रहा है, वो किस जेंडर का है, कपड़े उसके कैसे हैं, उसके बोलने का ढंग है, इन सब बातों से परे उठकर काउंसलर को एक सम्मान उसे देना होता है, जिसे अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड देते हैं। जब हम किसी व्यक्ति को संपूर्णता में अनकंडीशनल रिगार्ड या सम्मान देते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति भी उससे ज्यादा रेसिप्रोकेट करता है। अपने संवेगों और भावनाओं से वो पूर्ण रूप से आप पर भरोसा करने लगता है। और यह है वो काउंसलिंग का तत्व, जिसमें काउंसलिंग का
मूल उद्देश्य से जुड़ा हुआ है और काउंसलिंग की सफलता भी इन्हीं 3 तत्वों पर आधारित होती है। अब समाज में एक वर्ग होता है, पूरे राष्ट्र के निर्माण का भार उनके कंधे पर टिका होता है। भविष्य में वो राष्ट्र के निर्माता बनते हैं, जिन्हें हम छात्र कहते हैं। छात्रों की भी अपनी एक विशेष भूमिका होती है और उस विशेष भूमिका के अंतर्गत उनकी भी कुछ विशेष आवश्यकताएं होती हैं। उन विशेष आवश्यकताओं को भी परामर्श के माध्यम से एड्रेस किया जाता है। कुछ विशेषताएं मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इनके सिवा भी बहुत सारी छात्रों की कुछ जरूरतें होती हैं, आवश्यकताएं होती हैं संपूर्ण विकास के लिए। टोटल पर्सनालिटी डेवलपमेंट। कोई व्यक्ति अपने आप में अकेले में इतना अनुभव नहीं ले सकता इस जीवन में कि वो संपूर्णता में अपना विकास कर ले। उसको प्रोफेशनल मदद की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। वहां पर भी एक काउंसलर मदद कर सकता है। मानसिक अशांति और उथल पुथल के दौरान सहायता प्रदान करना, क्योंकि जो विद्यार्थी होते हैं वो जीवन के उस पड़ाव से गुजर रहे होते हैं जिस समय उनके मनस में अशांति उत्पन्न होना स्वाभाविक होता है, उथल पुथल होना स्वाभाविक होता है, जिसको हम स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम बोलते हैं। वो अपने लक्ष्यों से भटक ना जाएं, वो अपने उद्देश्यों से परे ना हो जाएं। उस समय उन्हें एक एक्सपर्ट एडवाइस, हेल्प की आवश्यकता होती है, जो एक काउंसलर दे सकता है। जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करना। जब हम विद्यार्थी जीवन में होते हैं तो सब कुछ हमें समाज से, माता पिता से मिलता रहता है, तो हम एक तरह से अस्वस्थ होते हैं विद्यार्थी जीवन में। लेकिन जब हम यथार्थ के धरातल पर कदम रखते हैं, जब हम विद्यार्थी जीवन से बाहर निकलकर जॉब के लिए कदम रखते हैं, तो उस समय हमें एहसास होता है कि चुनौतियां और भी हैं। किस प्रकार की चुनौतियां मुंह बाए खड़ी होती हैं। तो विद्यार्थियों को भविष्य में आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार करना, और वो वही व्यक्ति तैयार कर सकता है जो उस अनुभव से गुजरा हो, जीवन की उन सच्चाइयों से जो गुजरा है, वही व्यक्ति विद्यार्थियों को मदद कर सकता है, और जिसके पास मनःशास्त्र संबंधी दक्षता और कुशलता भी है। समकालीन शिक्षा और रोजगार के बीच अंतर को समझने में मदद करना। शिक्षा का लक्ष्य है राष्ट्र सेवा, समर्पण भाव से सेवा। अपना विकास तो है ही है, उसके अंदर एक पहलू और जुड़ा है जो सबसे प्रथम होता है राष्ट्र निर्माण, राष्ट्र की सेवा। अब जब व्यक्ति या किसी संस्थान से शिक्षा ग्रहण करके जब बाहर निकलता है तो उसको रोजगार की तलाश होती है। रोजगार एक गतिमान प्रक्रिया है जो हर क्षण पल पल बदलते हैं, और शिक्षा को भी रोजगार के अनुरूप बदलना पड़ता है। जब तक व्यक्ति शिक्षा को लेकर शिक्षा के प्रांगण से बाहर निकलता है, रोजगार में कुछ बदलाव हो चुके होते हैं। एक प्रकार से उसमें खाई उत्पन्न हो जाती है, एक गैप उत्पन्न हो जाता है। उस खाई को पाटने में, उस गैप को भरने में काउंसलर्स मदद करते हैं, विद्यार्थियों को पहले से ही तैयार करते हैं। कमजोर वर्ग के छात्रों को प्रेरित करना। यहां पर कमजोर वर्ग 2 प्रकार से है। एक तो सामाजिक आर्थिक रूप से, एक जो शैक्षिक रूप से कमजोर है, कक्षा में, पढ़ाई में, उनकी मदद करना, उनको मोटिवेट करना, प्रेरणा उनको देना, यथार्थ से उनको रूबरू कराना, उनके अंदर जो सुसुप्त हो गई शक्ति है उसको फिर से जगाना काउंसलिंग का काम है। स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना, मोटिवेट करना कि अगर आप जिस रोजगार को पाना चाहते हो वो अगर आपको नहीं मिलता है और नहीं पा सके, अगर आप अंदर से सक्षम है तो ऐसी बात होगी ही नहीं, फिर भी आप अपने आप को इस तरह से तैयार करें कि रोजगार लेने की बजाय रोजगार देने वाले बने, जिसको हम बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। व्यवसायिक विकास के लिए
अब विद्यार्थी जीवन से निकलकर किसी व्यवसाय को जब पकड़ लेते हैं, उस समय भी काउंसलिंग की आवश्यकता होती है। किस प्रकार अपने आप को उस व्यवसाय में डालें और अपनी संपूर्णता में जो साइकोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं उसका योगदान दें, वहां पर भी काउंसलिंग की आवश्यकता होती है। और अंतिम बात कर रहा हूं, समय के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए। समय बड़ा कीमती है। विद्यार्थी खास करके समय के इस्तेमाल के प्रति थोड़े से लापरवाह होते, जीवन का उनका तकाजा ऐसा होता है। तो समय के संपूर्णता में विवेकपूर्ण इस्तेमाल के लिए विद्यार्थियों को काउंसिल करना, उनको मदद करना कि किस प्रकार से यही वो समय है जहां पर आप अपने आने वाले जीवन की नींव डाल सकते हो और राष्ट्र निर्माण में आप सकारात्मक योगदान दे सकते हो। समाज में एक आप प्रतिष्ठित व्यक्ति बन सकते हो। समाज के विकास में आप अपना सार्थक योगदान दे सकते हो। किस प्रकार से उस समय का सदुपयोग किया जाए, उस स्थिति में भी काउंसलिंग की आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों, ये मेरे संदर्भ आप क्रॉस चेक करें और गहराई से अगर आप परामर्श को समझना चाहते हैं, काउंसलिंग को जानना चाहते हैं, तो इनको जरूर पढ़ें। ये मेरे पास सॉफ्ट कॉपीज में भी उपलब्ध है। किसी दर्शक को, व्यूअर को, विद्यार्थी को इनकी आवश्यकता हो तो मुझे वो ईमेल कर सकता है, मैं उनको भेज दूंगा। और जो अगला जो हमारा व्याख्यान होगा वो होगा परामर्श के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ काउंसलिंग। अब डियर व्यूअर्स, वीडियो अगर अच्छी लगती है औरों को बताएं, इसमें कुछ कमी लगती है या कुछ बातें आपको मेरी पसंद नहीं आती हैं तो आप वो मुझे बताएं। और आप दो तरीके से मुझे बता सकते हैं, मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर, या आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है vermasujit@yahoo.com, vermasujit@yahoo.com। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।